अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। अमेरिका और ईरान की जंग ने न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया को खौफ, बेयकीनी और तबाही के एक नए दौर में धकेल दिया है। एक तरफ आसमान से आग बरस रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं, शहर धमाकों से गूंज रहे हैं। दूसरी तरफ सिफारतकारी के दरवाजे भी मुकम्मल बंद नहीं हुए। सवाल यह है कि क्या जंग अभी भी रुक सकती है? सालिसों ने 10 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ दी है, तो क्या अमेरिका और ईरान 10 रोज़ के लिए जंगबंदी पर आमादा हो जाएंगे? और सबसे बढ़कर, क्या पाकिस्तान एक बार फिर ऐसी जंग को रोकने में किरदार अदा कर सकता है जिसके शोले सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकते हैं? हर गुजरते दिन के साथ तबाही का दायरा वसी होता जा रहा है। अमेरिका मुसलसल ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान भी जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। दोनों जानिब से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी उठा रहा है। वो इंसान जो कि जंग नहीं चाहता, ना ही मिसाइल बनाता है, ना फैसले करता है, मगर जंग शुरू होते ही सबसे पहले उसी का घर उजड़ता है। इसी खतरनाक सूरत हाल में पाकिस्तान ने एक बार फिर सिफारती मैदान में अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का खुसूसी पैगाम लेकर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी पाकिस्तान पहुँचे। वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी ने उनका इस्तकबाल किया और उनकी पाकिस्तान आमद को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। ईरानी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहम मुलाकातें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब दुनिया को जंग के खात्मे के लिए किसी ऐसे रास्ते की तलाश है जिससे अमेरिका और ईरान दोनों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जा सके। पाकिस्तान की पोजीशन हमेशा से वाज़ेह रही है। पाकिस्तान जंग का नहीं, अमन का हामी है। पाकिस्तान खित्ते में किसी नई जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर सिफारतकारी के ज़रिए जंग रोकी जा सकती है तो इस्लामाबाद इस किरदार से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि ईरान और अमेरिका की जंग सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान जंग नहीं, इस जंग का असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा, मईशतों पर पड़ेगा, तिजारत पर पड़ेगा और सबसे बढ़कर आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ेगा। अगर जंग तूल पकड़ती है तो दुनिया भर में तवानाई का बहरान पैदा हो सकता है और यमन के हौसियों का जो सऊदी अरब की तरफ नकलो हरकत है और बहरी नाकाबंदी है, उसको भी हमें मद्देनज़र होगा। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर सायरा अब्बासी साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सायरा अब्बासी साहिबा आपकी कीमती वक्त का। मैम, अब क्या हालात उस नहज पे पहुंच चुके हैं कि ईरान और अमेरिका दोनों चाहते हैं जंग बंदी हो, लेकिन फेस सेविंग के लिए कोई ना कोई ऐसी सूरत उनको चाहिए, कोई सालिसों के ज़रिए, जैसे कि पाकिस्तान ने पहले भी किरदार अदा किया था। क्योंकि आपको याद होगा गुज़श्ता रोज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने एक सर्वे करवाया था कि कितने फ़ीसद अमेरिकी जो है वो जंग बंदी चाहते हैं, और उसमें तकरीबन 60% से ज़्यादा अमेरिकियों ने कहा कि जंग नहीं होनी चाहिए। तो अब फेस सेविंग का सारा मामला मैम। थैंक यू वेरी मच अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखिए, अभी जो करंट सिचुएशन है और पिछले कुछ दिनों से जो चल रही है, पिछले 10-15 दिनों से, इस सिचुएशन में चीज़ें बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं। इनिशियली ऐसा लग रहा था कि दोनों जो है वो पॉस्चरिंग कर रहे हैं, फिर ऐसा लगा कि दोनों जो है वो MOU को सस्पेंड करके अब जो है वो आईबॉल टू आईबॉल आ गए हैं और ये एस्केलेशन की तरफ मामला जाएगा। नाउ ऑन द वन हैंड, दोनों ही स्टेट जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही हार्ड लाइन पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए हैं। एक दूसरे के साथ वो एक वर्बल क्लैशेस में भी मौजूद हैं, जैसे कि आप सदर ट्रंप की स्टेटमेंट्स देख लें, ईरानी सदर की IRGC की स्टेटमेंट्स देख लें, तो वो वर्बली भी एक दूसरे को थ्रेट्स दे रहे हैं और प्रोवोक कर रहे हैं। दूसरी साइड पे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिचुएशन आपके सामने है कि ईरानियंस की तरफ से आया, IRGC की तरफ से उन्होंने एक तरह से प्रोवोक किया, बट इसकी कुछ स्ट्रैंड्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर जो लॉबी है उससे भी जो है वो हमें मिलती हुई दिखाई देती है। तो सिचुएशन बड़ी ही अनप्रेडिक्टेबल है। हाउएवर, मैं हमेशा से ये कहती हूँ और मेरा ये मानना है कि ये वॉर जो है वो दोनों ही स्टेट के लिए फेवरेबल नहीं है। सही है। इस वॉर को अगर प्रोलॉन्ग करेंगे तो दोनों स्टेट के लिए फेवरेबल नहीं है। नाउ जो आप बात कर रहे हैं कि क्या दोनों को फेवरेबल फेस सेविंग चाहिए, तो यस, दैट इज डेफिनेटली। देखिए, एक साइड पे जो है वो अमेरिका है। अमेरिका हैड बीन द सोल सुपर पावर, तो वो उनके लिए जंग को हारना या दुनिया को ये लगे कि अमेरिका जो है वो अपने टोज पे आ चुका है ईरानियंस के सामने, तो ये किसी सूरत भी अमेरिकन को काबिल कबूल नहीं है। दूसरी साइड पे ईरानियंस हैं, वी हैव सीन दैट
डेकेड्स ऑफ एनिमोसिटी जो है वो यूएस के साथ चल रही है, और सिंस इरानियन रेवोल्यूशन जो है वो एक स्टैंड जो अमेरिकन के अगेंस्ट है बहुत टफ है। ना सिर्फ अमेरिकन बल्कि अमेरिकन की जो एलाइज हैं विद इन द रीजन, उनके अगेंस्ट भी बहुत टफ स्टैंड हमें देखने को मिला है। तो वो भी एक सिविलाइजेशन है, वो भी नहीं चाहते हैं कि उनकी आवाम को या दुनिया को ये लगे कि वो किसी सूरत में जो है वो कमजोर पड़ गए हैं। तो दोनों बेसिकली, तो मुझे लगा कि ये वॉर जो स्टार्ट हुई है मेरे ख्याल के मुताबिक दोनों ने ये स्टार्ट इसलिए किया कि वो जब फाइनलाइजेशन ऑफ निगोसिएशन की तरफ जाएं, जो एमओयू का अगला राउंड था, उसमें वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर सकें। अब वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढते ढूंढते वो इस नहज पे आ गए हैं कि वो एस्केलेशन हो गया है, और एस्केलेशन इस नौयत का हो गया है कि अगर आज की डेवलपमेंट्स देखें तो उसमें सऊदीज भी इन्वॉल्व नजर आते हैं और अल्टीमेटली पाकिस्तान भी इन्वॉल्व होता नजर आता है। तो ये सिचुएशन जो है वो बड़ी वर्स सिचुएशन बन चुकी है। आपने सऊदीज का हवाला दिया है, जिस तरह हौसियों को बाबुल मंदब बंद करने का कह दिया गया था ईरान की तरफ से, और तकरीबन 50% रसद जो है मुतासर हो जाएगी क्योंकि आबना हरमुज पहले ही बंद है बाबुल मंदब के बंद होने से। तो ये तो सिचुएशन सिर्फ इस खित्ते के ममालिक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए फेवरेबल नहीं होगी। खासतौर पर चीन और रूस भी इससे बड़े हद तक मुतासर होते हैं, पाकिस्तान तो चले हो ही रहा है। तो ये ममालिक अपना अभी तक कोई किरदार उस तरह से अदा करते नजर नहीं आ रहे। मैं खासतौर पर चीन की बात करूंगा। देखिए, मैं एक फॉरेन अफेयर्स का आर्टिकल पढ़ी थी और उसके अंदर जो है वो उन्होंने यही लिखा हुआ था कि ये जो 3 इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जिसमें चाइना आ जाता है, रशिया आ जाता है, नॉर्थ कोरिया आ जाता है, इनका ईरानियंस के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो रिलेशंस डेवलप हो चुके हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और इनकी जो चारों स्टेट्स की आपस में कम्युनिकेशन है ये बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ना सिर्फ डिफेंस के अंदर बल्कि टेक के अंदर भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ये एक वर्रिसम एस्पेक्ट है यूएस के लिए और उसके एलाइज के लिए। नाउ व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट, आई थिंक एक सिग्नलिंग जो है वो दी गई है। पिछले वीक में हमने देखा कि प्रेसिडेंट पुतिन ही ट्रेवल्ड टू ईरान और तेहरान के अंदर उन्होंने स्टॉप ओवर किया। तो ये एक सिग्नलिंग होती है, और उसके बाद वो चाइना भी गए थे तो ये एक सिग्नलिंग है जो आई थिंक उन्होंने प्रोवाइड कर दी है टू द अमेरिकन्स एंड टू ऑल द वर्ल्ड दैट which side they have chosen। और अभी देखें आप तो रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया है कि जब अमेरिकन्स ने कहा कि हमने मिलिट्री फैसिलिटी पे या न्यूक्लियर फैसिलिटी पे वो अटैक्स किए हैं ईरानियंस के ऊपर, जो कि अभी तक IAEA ने तस्दीक नहीं की है कि वो असल में न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक हुए या नहीं आए हैं। क्योंकि अभी हमने देखा आज की स्टेटमेंट्स ये हैं कि IAEA ने ये कहा है कि अभी तक हमें तस्दीक नहीं हुई है कि क्या जोहरी अटैक हुआ है या नहीं हुआ। और जाहिर है कि अगर वो होता तो फिर हम भी यहाँ बैठे हुए शायद इस तरह से आराम से बात नहीं कर रहे क्योंकि हमारे नेबर में है। तो आई थिंक एक सिग्नलिंग, एक पॉस्चरिंग जो है वो चाइना और रशिया की तरफ से है, और वो बहुत मोहतात तरीके से कर रहे हैं। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में वो नहीं आना चाहते हैं। आई थिंक बैक पे ही हो रहा है जो भी हो रहा है। तो इसको इस तरह बहुत लाइट भी नहीं लेना चाहिए कि चाइना और रशिया जो है वो लीस्ट बॉदर्ड हैं। मेरे ख्याल में दे आर इक्वली कंसर्न्ड अबाउट द डेवलपमेंट्स एंड द सिचुएशन। एंड बहुत मिलिट्री एक्सपर्ट्स और सारे बात कर रहे हैं कि इतनी प्रिसिशन के साथ इतने एक्यूरेट जो ईरानियंस के अटैक्स हैं on the military installations and the military bases of US in the Middle East, तो वो भी ताने बाने कुछ मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये बहुत आई थिंक क्लियर है सबको कि they are involved not directly but behind the scenes। अच्छा, ये कहा जाता है कि शायद अमेरिका ज़्यादा सेंसिटिव स्पॉट पे इस वक्त है, इसलिए भी कि एक तो नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, दूसरा बड़ी तनकीद का सामना है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसी जंग शुरू करने के हवाले से जिसका कोई मंतकी अंजाम नज़र नहीं आ रहा, और अमेरिका को अभी तक नुकसान ही हो रहा है। जैसे कि पेंटागन की रिपोर्ट यकीनन आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी कि जो 14 फौजी हैं वो हलाक हुए अब तक ईरान जंग के दरमियान, और 427 ज़ख्मी हो गए हैं। कोई भी लाश अमेरिका पहुंचना किसी फौजी की, इसके बड़े ऑप्टिक्स बड़े ख़तरनाक होते हैं वहाँ की गवर्नमेंट के लिए। अब मज़ीद अरबों डॉलर भी मांग लिए हैं, और आज देखें उसके लिए क्या फ़ैसला होता है उसके बाद। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तनाजुर में, तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वीक पोजीशन में है। जी डेफिनेटली। देखिए, हमने अभी आपने अपने इंट्रो में भी बताया है कि आप
जो स्टैट्स शेयर कर रहे थे अबाउट द सर्वे के अमेरिका, ना सिर्फ वहाँ की अवाम आर अगेंस्ट द वॉर, बल्कि वहाँ की सेनेट जो है वो भी आपने देखा होगा, हमने न्यूज़ चैनल्स पे देखा है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स पे देखा है, वहाँ के जो कांग्रेस के लोग हैं दे आर हाईली स्केप्टिकल अबाउट द वे दिस वॉर इज बीइंग फॉट। ना सिर्फ ये बल्कि अमेरिकन के जो बहुत इंपॉर्टेंट एलाइज हैं, यूरोप को आप देख लें, वो भी दे आर नॉट हैप्पी विद द वे दिस वॉर इज बीइंग लॉन्च्ड अगेंस्ट द इरानियंस। सो ये तो अमेरिका के लिए वीक पोजीशन है ही है। इसके साथ साथ जैसे अभी आपने फंड्स की बात की, इसके अलावा अगर आप वहाँ की वॉल स्ट्रीट जर्नल के देख लें तज्जिए या उनके बाकी जो मीडिया आउटलेट्स हैं, CNN के देख लें, तो बारहा ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो स्टॉक पाइल्स हैं उनके वेपन्स के, वो भी कम हो गए हैं और वो इतने नहीं हैं कि वो वॉर लड़ सके। ये खुद अमेरिकन मीडिया जो है, प्रिंट मीडिया जो है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो जाहिर है कि ये एक वीक सिचुएशन है। दूसरा, आपने इलेक्शंस की बात की, तो जाहिर है जब अवाम इस बात में खुश नहीं है तो वो जाहिर है कि ट्रम्प साहब के लिए एक बहुत वीकनिंग सिचुएशन है। और लेकिन यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका के अंदर भी जो है वो 3 किस्म की आई वुड से लॉबीज हैं या 3 किस्म के रुझानात जो हैं वो पाए जाते हैं। जब आप JD वैंस साहब की स्टेटमेंट्स को देखते हैं और उनका बिहेवियर और एटीट्यूड जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि सॉफ्ट अप्रोच है, वो इस वॉर को खत्म करना चाहते हैं, डिप्लोमेसी को चांस देना चाहते हैं। दूसरी साइड पे ट्रम्प साहब हैं जो हर वक्त हार्ड लाइन अप्रोच अडॉप्ट किए हुए हैं और बहुत टफ स्टेटमेंट्स देते हैं। इवन ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस जो है उन्होंने ऐसी से ट्वीट्स कर दिए ट्रुथ सोशल के ऊपर, ऐसे बयानात दे दिए जो इरानियंस के लिए काबिल कबूल नहीं थे, तो थोड़ी देर के लिए वो फ्रॉस्टी हो गया सिचुएशन। और तीसरा और बहुत ही अहम जो इसमें नुक्ता है वो इजरायली लॉबी का है और उसके ताने बाने जाके एप्स्टीन फाइल्स से भी मिलते हैं, जिसकी निशानदेही खुद JD वैंस ने भी की। जी, खुद उन्होंने बारहा बरहमी का भी इजहार जो है JD वैंस साहब ने किया। और मैं समझती हूँ व्हेन आई वाज प्रोवाइडिंग द एनालिसिस ऑन इजराइल पैलेस्टाइन वॉर, तो मैं हमेशा कहती थी कि ये रीजनल वॉर की तरफ जाएगा, इजराइल इस वॉर को स्ट्रेच करेगा, वो थिएटर ऑफ वॉर को बढ़ाना चाहता है और इजराइल हमेशा से चाह रहा था कि वो किसी ना किसी तरह से जो है अमेरिका को इस वॉर के अंदर ले आए अगेंस्ट द ईरान, एंड इजराइल हैड सक्सेसफुली डन दैट। नाउ यहाँ पे मुझे लगता है, मेरा ये बिलीफ है कि इरानियंस को ना जरा ज्यादा मोहतात रवैया अडॉप्ट करना चाहिए था इस MOU को चांस देने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि इजराइल क्या चाहता है और वो बहुत ज्यादा स्पॉइल करना चाहता था इस पूरे प्रोसेस को भी। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं हमारे सामने जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट तरह की कुछ चैमगोइयाँ हैं, कुछ जो भी है, बट इजराइल always wanted to derail the negotiating process, the MOU and diplomacy। तो यहाँ पे ईरान को थोड़ा सा ना स्ट्रेटेजिक प्रूडेंस का मुजाहिरा करने की जरूरत थी। अच्छा, मैं चूंकि एक सवाल आया आपकी इस बात से, ईरान को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था, क्या ऐसा तो नहीं है कि चूंकि जो पासदाराना इनकलाब है वो ऑटो पर इस वक्त चल रहे हैं, अली खामनाई के बाद जो इंस्ट्रक्शन जो हिदायत उन्होंने दी हुई थी अभी तक उन्हीं पर अमल दरामद हो रहा है, मुश्तबा खामनाई के साथ रब्ता उस तरह से है नहीं, और हमें एक तकसीम नज़र आती है जो सियासी क़यादत है और जो दीगर उनकी प्रॉक्सीज़ हैं उनके दरमियान, और ख़ास तौर पर अगर मैं पासदाराना इनकलाब की बात करूँ तो वो ऑटो पर चल रहे हैं, क्योंकि आगाज़ आपको यकीनन इल्म है कि उसी वक्त हुआ था जब ओमान की साइड से वेसल्स जा रही थी और उन पर अटैक किया गया पासदाराना इनकलाब की जानिब से। तो इस वजह से तो नहीं ऐसा हो रहा? देखें, इसको देखने के दो तनाजुर है। एक तो ये कि ईरान एक वुंडेड स्टेट है, ठीक है जी, उनके ऊपर इनिशियली तो उनके साथ मिसट्रस्ट हुआ ना, उनको नेगोशिएशंस के दरमियान जो है वो अटैक किया गया। तो जब वो खमेनी साहब का फ्यूनरल था तो उसके अंदर जो है जाहिर है कि उनके जज्बात मजीद उभर के सामने आए। वो ऐसी सिचुएशन में अंडरस्टैंडेबल है कि इस तरह के जज्बाती फैसले, आई वुड से जज्बाती फैसला जो है वो लिया जा सकता है। दूसरा, इसको देखने का तनाजुर ये है कि ईरान जो है वो एक पावर प्रोजेक्शन भी कर रहा था इस फ्यूनरल को लेकर के, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि रीजनल स्टेट्स के लिए और डोमेस्टिक ऑडियंस को भी सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि उन्होंने वो भी इंटीग्रेट करना है ना जो वो डिवाइडेड हो चुके थे। और तीसरी जो इसमें अहम बात है वो ये है
कि जो ईरानियंस हैं वो अमेरिका के साथ जो है वो अपना जो प्रॉब्लम है उसको दिखाना चाह रहे थे कि हम बड़ी जो है वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पे हैं। तो मेरे ख्याल में ये 3 जो नजरिए हैं इसकी वजह से जो है वो ईरान और यूएस के दरमियान जो ये लेटेस्ट साइकिल ऑफ वायलेंस जो है या साइकिल ऑफ एस्केलेशन है वो स्टार्ट हुआ है, वो इन 3 की वजह से हुआ है। तो आपका सवाल क्या आया, हाँ तीसरी इसमें एक और जो अहम नुक्ता है वो ये है कि देखें इजरायली एलिमेंट्स का इंटेलिजेंस का वहाँ पे होना इवन IRGC के अंदर भी, और उनकी क्योंकि हमने देखा है हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं कि किस किस तरह से इजरायलीज वर एम्बेडेड मोसाद के जो एजेंट्स हैं, तो वो ये सारे एलिमेंट्स मिलकर के जो है वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि या तो ईरानियन से मिसकैलकुलेशन हुई है या वो फ्यूनरल के जज्बात हैं या जज्बात में आ गए और उस पर इन्फ्लुएंस उस पर आ गया। ठीक है, बहरहाल वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर सायरा अब्बासी साहबा बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और जो कशीदगी चल रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान उस पर आप ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन, अब बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की जो अब 3 मरहलों में होंगे। किस जमात का पलड़ा भारी है, क्या होने जा रहा है, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का मैदान सज चुका है, लेकिन शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है और अब आम इंतखाबात एक ही दिन की बजाय 3 मरहलों में कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग होगी, दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न में इंतखाबात होंगे, जबकि तीसरे और आखिरी मरहले में 10 अगस्त को पुंछ डिवीज़न के अवाम अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में मुक़ीम मुहाजिरीन के लिए मखसूस 12 हलकों में भी इंतखाबात 2 अगस्त को होंगे। यूँ आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी सियासत अब मज़ीद दिलचस्प और अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और शफ़ाफ, आज़ाद और पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब सियासी जमातों ने भी वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी है। इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है, उम्मीदवार घर घर पहुँच रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स जारी हैं और सियासी जमातों की तमाम तर तवज्जो अब एक ही चीज़ पर मरकूज़ है, वोट कश्मीरी अवाम का दिल जीतने और अपनी सियासी पोजीशन मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों की मरकज़ी क़यादत भी मैदान में उतर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद कश्मीर आमद को इंतखाबी मुहिम के हवाले से अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है कि अपने रिवायती वोट बैंक को मुतहर्रिक किया जाए और आवाम को पार्टी के सियासी विजन और मंशूर की जानिब राग़िब किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इंतखाबी मैदान में पूरी क़ुव्वत के साथ मौजूद है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के दौरों को भी आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी सियासत में ख़ास अहमियत हासिल है। नून लीग की कोशिश है कि आवाम को बावर करवाया जाए कि वफाक में मौजूद हुकूमत के ताउन से आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल के हल को आगे बढ़ाया जाए। आज खिताब भी किया है नवाज शरीफ ने यहाँ जलसे से। तो आप जो सूरत हाल है इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जनाब इमदाद सुमरू साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमदाद की कीमती वक्त का। सर, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात कैसे मुख्तलिफ है मुल्क के दीगर हिस्सों के इंतखाबात से, और ख़ास तौर पर जो भी हाल ही में GB के इलेक्शन हुए जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है, आज़ाद कश्मीर के डायनामिक्स क्या हैं? क्योंकि आप तो ज़ाहिर है इस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, इस पर आपके व्लॉग्स भी मौजूद हैं, कैसे मुख्तलिफ है सर ये? मेहरबानी। देखें जी, गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब जो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं वो पाकिस्तान की जो मजबूरी कौमी सियासत है उस पर असरअंदाज हो सकते हैं और पाकिस्तान की कौमी सियासत का नक्शा जो है मुस्तकबिल के लिए उसका जो है फैसला होगा कि वो क्या हो सकता है। इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज और ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो एक दूसरे की इत्तेहादी भी है मरकज़ में, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। और मुस्लिम लीग नून को यह हासिल है कि जो रिवायात रही हैं जो GB में टूटी कि आज़ाद कश्मीर में या GB में उनकी हुकूमत बनती है जो मरकज़ में हुकूमत में होते हैं। इस बार GB ने तो ज़रा थोड़ा सा वो के पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में थी, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम लीग नून से उसका मुकाबला था, तो मुस्लिम लीग नून से कदरे बेहतर परफॉर्म किया पीपल्स पार्टी ने। और यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है कि उस रिवायत को, उस ट्रेडिशंस को तोड़े। और जो दूसरी चीज़ जो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी या वहाँ के लोगों के जो मुतालबात हैं, उन मुतालबात की वजह से भी मुस्लिम लीग नून को इस बार थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा। और ख़ास तौर पर राणा सनाउल्लाह साहब का जो मुतराज़ा बयान था
क्योंकि 11 नशिस्तें हमारी गिनती 11 से शुरू होगी, 10 नशिस्तें तुम्हारी जेब में, जी जी जाहिर है वो भी मुस्लिम लीग को काउंट करेगी और ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात भी। और मुस्लिम लीग नून को ये खदशा है कि नवाज शरीफ साहब जो कि जीबी में एक जलसा करके वापस आ गए थे, अब और वो जलसा नहीं था, उन्होंने एक अपना तंबू और कनात के अंदर एक होटल के सब्जाजार में उन्होंने अपने कारकुनों से खिताब किया। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब मुजफ्फराबाद में उन्होंने जलसा किया है, मुजफ्फराबाद के एक बहुत बड़े ग्राउंड में, और अच्छा खासा क्राउड है वहां पर। तो वो जो अपना वो नून लीग भी समझ रही है कि अगर आज़ाद कश्मीर में भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते, और खासतौर पर रियासत के अंदर जो नशस्तें हैं अगर वहां वो मेजॉरिटी नहीं ले पाते, तो उसका उनकी मुस्तकबिल की सियासत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। खासतौर पर महंगाई है, कारकर्दगी हुकूमत की, उस पर सवालात खड़े हो रहे हैं। तो ये दोनों जमातें अपने मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए वहां पर एक दूसरे के सामने खड़ी है, और यही वजह है कि आपको तलखियां इसी वजह से, ठीक है, तलखियां इस वजह से। मेरा सर सवाल आपसे ये है, आपने चूंकि इशारा किया कि बरी ज़ुबान नहीं हो सकती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चूंकि वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है और वफाक से जो मसाइल हैं वहाँ के अवाम को अपनी जगह पर हैं, तो सर इस चीज़ का फ़ायदा कोई तीसरी कुत उठा सकती है, कोई तीसरी कुत इमर्ज हो सकती है? मैं चले अगर मैं किसी जमात की बात ना भी करूँ तो इलेक्टेबल्स या आज़ाद उम्मीदवार यहाँ कामयाब होकर एक बड़ी पावर बन सकते हैं आपके ख्याल में? देखिए, वहां पर तहरीक इंसाफ के पास एक अच्छा मौका था, लेकिन वो उन्होंने इंतखाबात का अभी तक फैसला नहीं किया कि बाइकआउट का ऐलान तो हुआ, फिर बाद में कहा गया कि शायद नजरसानी होगी। तो पीटीआई बेशक इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के साथ भी अगर वहां मैदान में उतरती तो पीटीआई एक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती थी। अब एक और कुव्वत जो बनती हुई नजर आ रही है हमें, इस्तेकाम पार्टी, जिन्होंने गो के जीबी में एक भी सीट नहीं ली थी, लेकिन बाद में आपने देखा कि जो आजाद उम्मीदवार थे वो सारे के सारे उनकी झोली में चले गए। यहाँ पर भी वो ये कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है मुस्लिम लीग नून के साथ, वो ये हो सकता है कि पंजाब की जो 10 नशिस्तें हैं मखसूस, उनमें से अगर दो तीन पर इस्तेकाम पार्टी अपने उम्मीदवारों को कामयाब करने में, जितवाने में कामयाब हो जाती है, तो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा सेटबैक होगा। फिर उनको रियासत से ज्यादा सीटें जीतनी पड़ेंगी। तो ये बड़ा दिलचस्प सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी, मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब की जो मखसूस नशिस्तें हैं उन मुहाजिरीन की, उनमें से कोई पीपल्स पार्टी परफॉर्म कर पाए। लेकिन अलीम खान साहब को ये आर्ट आता है, माजी में जब वो खुद भी इलेक्शन लड़ते थे तो वो कौमी असेंबली का तो बहुत ज्यादा बड़ा होता था, तो वहां पर जिस तरीके से वो इस्तेमाल करते थे वसाइल, तो ये तो हल्के बहुत छोटे हैं, कम तादाद में वोटर, तो मुमकिन है कि अलीम खान साहब अपना पुराना जो तरीका है वो इस्तेमाल करके यहाँ से कुछ सीटें पंजाब की निकालने की कोशिश करें। अगर वो कामयाब होते हैं तो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। अच्छा इमरान साहब, एक बड़ी दिलचस्प ख्वाहिश सामने आई है मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब की, साबिक वज़ीर आज़म जो रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि जी अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाती है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन तो मैं यहाँ का वज़ीर आज़म बनना चाहूँगा। अमली सियासत से एक तरह से आउट है नवाज शरीफ साहब, ये बस जज्बात में आके उन्होंने एक बयान दे दिया, या फिर आप समझते हैं कि अगर वाकई नून लीग जीतती है तो यहाँ वज़ीर आज़म बनने की संजीदा ख्वाहिश रखते हैं नवाज शरीफ साहब? नहीं, देखिए वहाँ बन नहीं सकते वज़ीर आज़म। वहाँ तो इसी बात पे ही बहुत बड़ा इस वक्त जो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि जी बाहर से 12 सीटें जो है वो आकर फैसला करती हैं कि हुकूमत वज़ीर आज़म कौन बनेगा। तो नवाज शरीफ साहब तो जाहिर है पंजाब के शहरी हैं, बेशक कश्मीरी नस्ल के हैं, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट है, आप अगर गुज़िश्ता इंतखाबात में आपको याद हो तो मरीम नवाज साहबा ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं कश्मीर की बेटी हूँ और मैं भी अगर यहाँ होती तो मैं यहाँ पर जो है इलेक्शन लड़ रही होती। तो ये कश्मीर के साथ अपना रिश्ता जोड़ने की एक खूबसूरत सी कोशिश है, और ये बड़ा अच्छा उनका है। कश्मीर क्योंकि इस वक्त जिस कशीदा सूरत हाल से गुजरा है या गुजर रहा है, तो उसमें अगर एक कौमी सत्ता के ये कहे कि जी मैं भी यहाँ आकर अपना सियासत करना चाहता हूँ या वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ, तो बुनियादी तौर पर आम कश्मीरियों को ये पैगाम है कि आप हमारे लिए अजनबी नहीं हैं, पराए नहीं हैं, आप हमारे ही हैं। और उनको अपने साथ जोड़ने की एक मेरा ख्याल है कि एक अच्छी कोशिश है बतौर बड़े सियासतदान की। मैं बड़ा एहतरामन आपसे इख्तलाफ करते हुए आपने इसे अच्छी कोशिश करार दिया है। मैं अगर इस पर अपना तज्जिया आपके सामने रख के आपसे जानना चाहूँगा आपका जवाब कि सर हम देखते हैं कि इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले वो नवाज शरीफ साहब जो अमली सियासत से आउट होते हैं वो आते हैं, जैसे जीबी में आए, खिताब करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो जो कनेक्शन टूटा हुआ है आवाम के साथ वो सिर्फ एक जलसे से बहाल हो जाएगा और आवाम जो है वो माजी के आवाम जो माजी में जिस तरह से सियासत हुआ करती थी, जाहिर आप डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं, आप बेहतर समझते हैं इस चीज़ को, तो अब वो पुराने जो तरीकाकार है, अतवार हैं, शायद अब कामयाब ना हो। क्या आप इत्तफाक करेंगे मेरे इस तज्जिए से? 100% इत्तफाक करूंगा, और मेरा ख्याल है आपने मुझसे इख्तिलाफ नहीं किया। मेरा कहने का मतलब ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब
वो लोगों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप हमारे, एक तो ये चीज़ है, उस वजह से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। दूसरी चीज़, सियासत एक मुस्तकिल अमल होता है। सियासत कोई ये नहीं होता कि आप कोई साल 6 माह बाद अवाम में आ जाएं और आपकी सियासत जो है वो उसी तरह रहेगी, ऐसा नहीं होता। अब मुस्लिम लीग नून के लिए इस वक्त जो जीबी में उनको जो नुकसान पहुंचा उसकी वजह यही थी कि वहां पर उन्होंने उस तरह इलेक्शन कैंपेन नहीं की थी जिस तरह बिलावल भुट्टो ने की थी। और यहाँ पर भी अगर नवाज शरीफ साहब सिर्फ एक जलसा करके वापस चले जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून को उसका फायदा होगा, उसका मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा। तो मियां नवाज शरीफ साहब चाहे उनके गिले शिकवे हैं, चाहे वो नाराज हैं, चाहे जो भी रीजन है खास हलकों से, लेकिन अगर वो इसी तरह सियासत से जिस तरह कभी कभी अब मंजर आम पर आते हैं, अगर इसी तरह रहेंगे तो जाहिर है वो सियासत में उस तरह दोबारा नहीं हो सकते। नवाज शरीफ साहब की कोशिश है कि उनकी साहबजादी जो है वो उनको रिप्लेस करे। मेरा ख्याल इसी वजह से भी, क्योंकि वो एक होता है ना कि बड़े दरख्त के नीचे जो पौधा उगता है वो फिर दरख्त नहीं बन सकता, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से भी वो अपनी बेटी को स्पेस दे रहे हैं ताकि वो अपनी जगह बना पाए। तो एक ये चीज हो सकती है कि वो मुंतकिल कर रहे हैं अपनी जो सियासी मीरास है वो अपनी साहबजादी की तरफ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपने कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या आपके ख्याल में एक मरतबा फिर ट्रेन मिस कर दी है? एक मौका था जो आपस की इनकी इंतखाबी मुहिम के ही हमें देखते हैं कि अगर इख्तलाफात नज़र आते हैं, जिस तरह से बड़ा पुरजोश खिताब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करते हैं और उन्होंने ख्वाजा आसिफ के हवाले से जो स्टेटमेंट दी उस पर बड़ा गुस्सा भी हुई है नून लीग, तो इसका फ़ायदा उठाने का एक वक्त था, एक मौका था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, लेकिन वो उसने लूज़ कर दिया। इस मौके को लूज़ करने के पीछे आपके ख्याल में क्या जो आपसी इख्तलाफात है सिर्फ वो इसकी वजह है या इसके अलावा भी कोई अवामिल हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ के पास कोई क़यादत नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है पार्टी के अंदर जो फैसला साज हो। कभी अलीमा खान साहबा तहरीक इंसाफ को कहीं घसीट रही होती हैं, कभी सोशल मीडिया घसीट रहा होता है। जो बेचारे ये पीटीआई के लीडर्स हैं, चाहे बैरिस्टर गौहर हो या सलमान राजा साहब हो, ये तो चक्की के दो पार्टों में पिस रहे होते हैं और इनके पास फैसले की ताकत नहीं है। जब से इनके बानी से इनकी मुलाकातें बंद हुई हैं तो ये कोई फैसला नहीं कर पा रहे। इमदाद सुबह साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने इस आज़ाद आबाद के हवाले से अपना कीमती तज्जिया पेश किया। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। अब एक और अहम मामला जिस पर बात करनी है, क्रिप्टो करेंसी से दहशतगर्दी की मावनत रोकने के लिए खुसूसी यूनिट कायम किया गया है। ये यूनिट क्या करेगा, इसकी वर्किंग होगी, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। एक वक्त था जब जुर्म करने के लिए बंदूक चाहिए होती थी, बैंक लूटने के लिए डाकुओं का गिरोह चाहिए होता था और गैर कानूनी रकम छुपाने के लिए खुफिया अकाउंट्स बनाए जाते थे। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, जराइम की दुनिया भी डिजिटल हो चुकी है। अब करोड़ों रुपए, अरबों रुपए और बाज़ औक़ात गैर कानूनी दौलत का पूरा नेटवर्क सिर्फ चंद क्लिक्स में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक मुंतकिल हो सकता है। ना कोई बैंक काउंटर, ना कोई कैश, ना कोई रिवायती चेक, और इसी डिजिटल दुनिया का एक नाम है क्रिप्टो करेंसी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने दुनिया के मालियाती निज़ाम को बदल कर रख दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही जदीद टेक्नोलॉजी अब जराइम पेशा अनासिर के लिए भी एक नया रास्ता बन रही है? क्या मनी लॉन्ड्रिंग, मालियाती फ्रॉड, साइबर क्राइम और दहशतगर्दी की माली मुआवरत जैसे संगीन जराइम के लिए भी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है? हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस खतरे से निपटने के लिए अहम इक़दाम उठाए हैं। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक जराइम की तहकीकात के लिए एक खुसूसी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन यूनिट कायम कर दिया है। यानी अब डिजिटल दुनिया में होने वाले मशकूक माली लेन देन पर भी नज़र होगी। क्रिप्टो के ज़रिए होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात होंगी, साइबर जराइम और मालियाती फ्रॉड का सुराग लगाया जाएगा। और अगर डिजिटल करेंसी के ज़रिए दहशतगर्दी की माली मुआवनत की गई तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि अब जंग सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि सरहदों पर ही नहीं बल्कि एक ऐसी डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जा रही है जहां पैसा नज़र नहीं आता मगर इसकी ताकत पूरी दुनिया को हिला सकती है। और अब पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि इस डिजिटल दुनिया में होने वाले जराइम का भी पीछा किया जाएगा। FIA का यह खुसूसी यूनिट क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक साइबर जराइम और मालियाती फ्रॉड की तहकीकात भी करेगा। ऑनलाइन सरमाकारी के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी, जाली क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, फ्रॉड के जरिए डिजिटल असासों की मुंतकली और साइबर हमलों के जरिए क्रिप्टो वॉलेट्स तक गैर कानूनी रसाई, ये सब ऐसे जराइम हैं जिनके खिलाफ खुसूसी यूनिट तहकीकात करेगा। हुकाम का कहना है कि खुसूसी यूनिट जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तहकीकात करेगा। अब ये पहलू इंतहाई अहम है कि क्रिप्टो करेंसी का निज़ाम किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं है। एक मुल्क में मौजूद शख्स दूसरे मुल्क में मौजूद किसी डिजिटल वॉलेट को रकम मुंतकिल कर सकता है
और इस पूरे अमल में मुख्तलिफ ममालिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और नेटवर्क्स शामिल हो सकते हैं। ऐसे मामलात में सिर्फ मकामी सतह पर तहकीकात काफ़ी नहीं होती। आने वाले दिनों में इस यूनिट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज भी यही होगा कि वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुजरिमों तक पहुंचता कैसे है, मशकूक लेन देन का सुराग कैसे लगाता है और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर होने वाले फ्रॉड और मालियाती जराइम का मौसर तरीके से सद्देबाब कैसे करता है। आने में चलेगा ये। नाज़रीन, कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। एक रिपोर्ट आई है लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अदालती फैसलों के हवाले से। रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। एक माँ अपने बेटे के कातिल को सज़ा मिलने की मुंतज़र है। एक बाप अपनी बेटी के हक़ विरासत के लिए बरसों से अदालतों के चक्कर काट रहा है। एक गरीब शख्स अपनी ज़मीन पर कब्ज़े के खिलाफ इंसाफ की दुहाई दे रहा है और एक बेगुनाह शायद अपनी ज़िंदगी का कीमती तरीन वक्त सिर्फ एक फ़ैसले के इंतज़ार में जेल की सुलाखों के पीछे गुजार रहा है। ये सिर्फ मुकद्दमात नहीं, ये इंसानों की ज़िंदगियाँ हैं, ये ख़ानदानों की उम्मीदें हैं, ये बरसों से इंसाफ की मुंतज़र आँखें हैं। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 6 माह में तकरीबन 29 लाख मुकद्दमात निपटाए गए। लेकिन सवाल यह है कि इसके बावजूद इंसाफ के मुंतज़र लोगों की कतार ख़त्म क्यों नहीं हो रही? क्यों एक मुकद्दमा नस्लों तक चलता है? क्यों एक शख्स अदालत से इंसाफ मांगते मांगते अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गंवा देता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इंसाफ आने में इतनी देर हो जाए कि इंसाफ मांगने वाला ही दुनिया से चला जाए, तो क्या इसे इंसाफ कहा जा सकता है? तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के इस अदालती निज़ाम की, जहां एक तरफ लाखों मुकद्दमात के फैसले हो रहे हैं और दूसरी तरफ लाखों इंसान अब भी अदालत के दरवाजे पर खड़े सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, इंसाफ के लिए मेरा नंबर कब आएगा? पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से मुतालिक एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने एक तरफ अदलिया की कारकर्दगी पर रोशनी डाली है, तो दूसरी जानिब मुल्क में ज़ेर इल्तवा मुकद्दमात के एक बड़े बोझ की निशानदही भी करती है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों ने सिर्फ 6 माह के दौरान तकरीबन 29 लाख मुकद्दमात के फैसले किए हैं। इसके बावजूद लाखों मुकद्दमात अब भी फैसलों के मुंतज़र हैं। ये आदाद-ओ-शुमार बज़ाहिर एक तरफ अदालती निज़ाम की सरगर्मी और बड़ी तादाद में मुकद्दमात निपटाने की सलाहियत को ज़ाहिर करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसे मसले की तरफ भी इशारा करते हैं जो कई दहाइयों से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को दरपेश है, और वो है मुकद्दमात का तवील अरसे तक ज़ेर इल्तवा रहना। इंसाफ सिर्फ फ़ैसला नहीं बल्कि वक्त पर फ़ैसला है, क्योंकि इंसाफ में ताख़ीर बाज़ औक़ात इंसाफ से महरूमी के बराबर समझी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह के दौरान 29 लाख मुकद्दमात का फ़ैसला होना एक बड़ी तादाद है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि अदालतें बड़ी तादाद में मुकद्दमात निपटाने के लिए काम कर रही हैं। क्या नए मुकद्दमात के इंदराज की रफ्तार फ़ैसलों से ज़्यादा है? क्या अदालतों पर मुकद्दमात का बोझ उनकी मौजूदा इस्तेदाद से कहीं ज़्यादा है? क्या जजेस की तादाद, अदालती अमले और वसाइल इस बड़े बोझ से निपटने के लिए काफ़ी हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या आम शहरी को इंसाफ के लिए साल हा साल इंतज़ार करना पड़ेगा? ज़रूरत इस बात की है कि अदालतों में मुकद्दमात के फ़ैसलों की रफ्तार मज़ीद तेज़ की जाए, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाए, गैर ज़रूरी इल्तवा की हौसला शिकनी की जाए और ऐसे मुकद्दमात के लिए मुतबादल निज़ाम इंसाफ को फ़रोग़ दिया जाए जिन्हें अदालत से बाहर भी हल किया जा सकता है। ये इक़दामात होने बहुत ज़रूरी इंसाफ की फ़राहमी के लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। दस्तक से ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।